नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं हमारी हिंदी कक्षा में। आज हम आरोह भाग 1 से दुष्यंत कुमार रचित गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए पहले दुष्यंत कुमार का थोड़ा सा परिचय हम जानते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नई कविताओं के प्रतिनिधि कवि दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा गांव में सन 1933 में हुआ था। इनके पिता का नाम दुष्यंत नारायण था। इन्होंने इलाहाबाद में एमए करने के बाद यहीं से साहित्यिक जीवन शुरू किया। बाद में जीविकापार्जन के लिए इन्होंने आकाशवाणी और मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में कार्य किया। इनकी गज़लों में मुख्य रूप से उर्दू और तत्सम शब्दों की बहुलता पाई गई है। इनकी रचित रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साथ ही इन्होंने गीति काव्य और उपन्यास भी लिखे हैं। एक कंठ विश्वाई इनका प्रमुख गीति नाट्य है। आंगन में एक वृक्ष, छोटे छोटे सवाल, दोहरी जिंदगी उनके प्रमुख उपन्यास रहे। इनका निधन भोपाल में सन 1975 में हुआ। आज हम जो गज़ल पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ 7-8 शेर हैं। गज़ल काव्य लेखन की वह विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। हर शेर अपने आप में पूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर एक कड़ी के माध्यम से इनको क्रमशः लिया गया है, लेकिन वास्तव में हर शेर अपने आप में पूर्ण है। गज़ल में कहते हैं रदीफ, काफिया, या हम कहेंगे तुकबंदी का विशेष ध्यान दिया जाता है और इसी तुकबंदी से उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। हम यहाँ पर दुष्यंत कुमार रचित ये गज़ल के शेर पढ़ते हुए समझने की कोशिश करेंगे। पहला काव्यांश, इसमें 2 शेर। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। स्वतंत्र भारत में सभी ने एक सुनहरा सपना देखा था कि स्वतंत्र होने के बाद विभिन्न राजनेताओं ने भी जन सामान्य को आश्वस्त किया था कि वे निश्चित रूप से एक सपनों का भारत, एक सुनहरा भारत, एक खुशियों का भारत लाएंगे। लेकिन यहाँ पर कवि निराश है कि जो दावे किए गए वो सब खोखले निकले। यहाँ पर इन्हीं के माध्यम से यहाँ बताने की कोशिश की है। कवि देश व समाज की दुरावस्था को देखकर निराश है। वास्तव में प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से वह निराश भाव को, दुख को प्रकट करते हैं। कहते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। स्वतंत्र भारत, सपनों के भारत में ये निर्णय लिए थे कि प्रत्येक घर में चिराग होंगे। यहाँ चिरागा और चिराग एक बहुवचन में प्रयोग किया है फिर, लेकिन यहाँ चिराग और दरख्त ये प्रतीक चिन्ह के रूप में है। चिराग का मतलब आशा,
उत्साह का या खुशियों का प्रतीक है, और दूसरे में हम दरख्त पढ़ेंगे, ये शासन की सुव्यवस्था का प्रतीक है, लेकिन वास्तव में सुव्यवस्था नहीं है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। शायर दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में सबने सपना देखा था, सबको आश्वस्त किया गया था कि प्रत्येक घर में चिराग जलेंगे, खुशियों की रोशनी फैलेगी, खुशियों का अंबार लगेगा। लेकिन कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो ये बात सोची थी कि सबको खुशियाँ मिलेगी, लेकिन आज ये परिस्थिति है कि घर के लिए चिराग क्या, एक शहर के लिए भी एक चिराग नहीं है। वास्तव में कहने का तात्पर्य यही है कि जहाँ पर जो शासक वर्ग ने ये सोचा था कि हम खुशियों से भरेंगे सपनों का भारत, वो खुशियों का भारत लाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। दूसरा देखें हम, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दरख्त सुव्यवस्था का, सुशासन का प्रतीक है। कवि इनसे निराश है, शायर इनसे निराश है। कहते हैं यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। धूप कष्ट का प्रतीक है। यहाँ वृक्ष जब छाया देते हैं तो सुकून पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ इस सुव्यवस्था में, कुव्यवस्था में, यहाँ दरख्तों में, वृक्षों के साये में, उनकी छाया में धूप लगती है, यानी सुख शांति का अनुभव नहीं होता। जो सपने देखे थे वो नहीं मिले, इसीलिए कवि निराश है और पलायन करने की प्रवृत्ति पर बताते हैं कि चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, कि यहाँ से हम चल दें, इस प्रकार यहाँ से निकल जाएं कि इस देश में हम कभी ना आए, क्योंकि यहाँ सुव्यवस्थाएं नहीं है, जो व्यवस्था होनी थी वो नहीं है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में सभी ने सपना देखा था कि यहाँ प्रत्येक घर में रोशनी होगी, किंतु वास्तविक स्थिति इसके ठीक विपरीत निकली। यहाँ वृक्षों के नीचे छाया नहीं बल्कि धूप या कष्ट लगता है। काव्य सौंदर्य के बारे में बात करें, चिराग और दरख्त, जैसा पहले ही बता चुका मैं कि आशा और सुव्यवस्था के प्रतीक है। इसमें पलायन, भागने की अपेक्षा निराशा की भावना कवि की अधिक है। साये में धूप लगना, साये में, छाया में सुखद स्थिति या ठंडी मिलती है, हमको छाया मिलती है, लेकिन यहाँ विरोध हो रहा है, इसीलिए विरोधाभास अलंकार है। भाषा वास्तव में देखें तो सहज सरल हम समझ सकते हैं। कुछ ज़रूर उर्दू शब्द आते हैं जिससे थोड़ी कठिनाई महसूस होती है, लेकिन फिर भी ये सहज है। दूसरा काव्यांश, इसके अंतर्गत हम दो और पढ़ेंगे शेर। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। इन पंक्तियों में राजनीति व समाज में मौजूद व्यवस्थाओं को समाप्त करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव निहित है। कवि के अनुसार भारत के लोग कभी अपने अभावों का रोना नहीं होते। यदि उन्हें कमीज पहनने को कमीज न मिले तो अपने अधिकारों के लिए वो संघर्ष नहीं करते, विरोध नहीं करते हैं। जबकि कवि का कहना है, शायर का कहना है कि जहाँ हमारे अधिकार की बात आती है, अच्छे की बात आती है, तो ज़रूर वहाँ पर विरोध भी करना चाहिए। न हो कमीज, इसीलिए कहा यहाँ पर न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ऐसे लोगों के लिए कहा है जो विरोध और संघर्ष की भावना जिनमें मर चुकी है। कवि उनको प्रेरणा देने के लिए कह रहे हैं। उन पर कुटाराघात किया है, या हम कहेंगे उन पर कटाक्ष, व्यंग्य किया है। भारत के लोग संतोषी जीवन जीने के लिए उनको ये लगता है कि शायद शासक वर्ग कुछ नहीं करेगा, और इसीलिए वह कहते हैं कि यदि कमीज नहीं है
तो हम पाँव से अपना पेट ढक लेंगे, लेकिन विरोध नहीं करेंगे। दूसरे में खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। यहाँ पर शायर कहना चाहते हैं कि भारतीय भगवान को मानना मात्र बुरे समय में एक समय गुजारने के लिए एक मनमोहक नज़ारे की अपेक्षा करते हैं। उनको वास्तव में सच्चाई से, ईश्वर से या ईश्वर का अस्तित्व वास्तव में है या नहीं है, वो बात नहीं समझते हैं। इसीलिए कहा है खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही। यहाँ ख्वाब सपनों के बारे में, वो केवल सपनों में देखते हैं, यथार्थ जीवन पर विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि ने, शायर ने ये बात कही है। कहते हैं कि कवि के अनुसार भारत के लोग कभी अभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते हैं, वह संघर्षों का या संघर्ष नहीं करते, विरोध नहीं करते हैं। ये लोग भगवान को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने अपना बुरा समय गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे, कोई हसीन नज़ारा तो नज़र में है। वास्तव में सपनों के संसार में अपना समय व्यतीत करते हैं, ये यथार्थ से मुंह मोड़ते हैं। काव्य सौंदर्य में अगर हम देखें तो दबी कुचली आवाज़ या कमज़ोर आवाज़ पर कटाक्ष किया है। कहने का मतलब यही है कि जहां हमें ज़रूरत हो आवाज़ उठानी चाहिए, विरोध करना चाहिए। पाँव से पेट ढकने का, एक गरीबी में जीवन जी लेने का, शोषित वर्ग अपने आप को आवाज़ न उठाकर उसी में जीवन गुजारने की बात करते हैं। इसीलिए ये मार्मिक बन पड़ा है। पाँव से पेट ढकने का ये बिंब जो है वो अत्यंत मार्मिक है। उर्दू शब्दों को समावेश किया गया है। यहाँ पर हम देखें तो कमीज़, मुनासिब, सफ़र, खुदा, ख्वाब, हसीन, नज़ारा, ये लगभग उर्दू शब्द हैं सभी। काव्यांश तीसरा हम देखें, अंतिम। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। शायर दुष्यंत कुमार जी कहना चाहते हैं भारत में ऐसे जो शोषित वर्ग हैं वो शोषण का विरोध न करते हैं, बल्कि वह मुतमईन यानी विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं कि सत्ताधारी जो लोग हैं उनके हृदय, उनके दिल कभी पिघलेंगे नहीं है। लेकिन कवि का मानना है कि यदि आवाज़ में असर हो तो निश्चित रूप से वे शासक वर्ग या सत्ताधारी लोगों के दिल भी पिघल सकते हैं। यानी अगर सही ढंग से अगर विरोध किया जाए तो निश्चित रूप से उसका परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन पहले से ही शोषित वर्ग ये विश्वस्त हो जाए कि कुछ नहीं होना है, सत्ताधारी लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे, और यही सोचकर अपना जीवन जीते हैं, तो सत्ताधारी लोग और ज़्यादा दबंगता से प्रस्तुत होते हैं। वो अपना कार्य निकालने के लिए उनको और दबाते हैं। दूसरे इसमें हम पढ़ेंगे, तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। यहाँ निज़ाम यानी शासन, वह उस शासक वर्ग को कहता है, उनके खिलाफ आवाज़ लगाने के लिए शोषित जनता को, या विशेष करके हम कहेंगे चिंतक जो महापुरुष हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उनकी ओर उनको बताने के लिए ये बात कही है कि शायर का कहना है कि तुम्हारा शासन है, तुम शायर की ज़ुबान बंद कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए यह सावधानी ज़रूरी भी है, क्योंकि यदि आवाज़ उठाएंगे तो उनका शासन खत्म होगा। लेकिन
यदि कुशासन चल रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी भी है, और उसके लिए भी इस प्रकार के लेख लिखना भी ज़रूरी है। इसमें शायर ने विभिन्न प्रबुद्धजनों को, विद्वानों को आह्वान भी किया है साथ में कि समय के अनुसार जनता जो शोषण के विरुद्ध आवाज़ हमें उठानी चाहिए। अंतिम शेर हम पढ़ेंगे। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ गुलमोहर एक सदाबहार वृक्ष हम सब ने देखा है, जो फलदार फूलदार होता है, पुष्प होकर सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, और लोग उसके नीचे बैठकर उसकी छाया में सुख शांति का अनुभव करते हैं, स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। गुलमोहर इसीलिए प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है, सपनों के भारत के रूप में। शायर का गुलमोहर के माध्यम से कहना यही है कि एक अच्छे देश के लिए, सपनों के भारत के लिए, जो जिसमें खुशियां हो, वो होना है। इसीलिए वह कहते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। यदि जीना हो तो गुलमोहर के तले, और यदि मरे तो गलियों में गुलमोहर के लिए। यानी हमारे देश के लिए हमें यदि मरना भी पड़े तो हमें बलिदान देना चाहिए। निश्चित रूप से तभी हमारा देश वही सपनों का भारत बन सकता है जो उन विद्वानों ने उस समय सोचा था। लेकिन फिर भी परिस्थितियां बहुत सारी आती है, और ऐसे शायर के माध्यम से, विभिन्न कविताओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से उनका विरोध भी प्रकट किया जाता है। तो इनको हम शेरों को पढ़ेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक बार और हम थोड़ा सा ये देखें कि इन पंक्तियों में जो आखिरी दी है, कवि निराशपूर्ण जनता को जागृत करने का प्रयास करता है। वह निष्क्रिय समाज व हताश जनता में स्फूर्ति व आशा का संचार करना चाहता है। शोषित वर्ग पूरी तरह विश्वास किए हुए हैं, वे मुतमईन हैं, पूरी तरह आश्वासित है कि सत्ताधारी के दिल पिघल नहीं सकते हैं। लेकिन कवि का कहना है कि निश्चित रूप से यदि आवाज़ में असर हो तो निश्चित रूप से उनके दिलों में दया, संवेदना, सहानुभूति की भावना ज़रूर रहेगी। सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तब तक सुरक्षित है जब तक समाज प्रबुद्ध जन, विशेष करके विचारक, कवि, चिंतक, ये विद्वान व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ न उठाए। लेकिन बदलाव के लिए आवाज़ उठाना जरूरी है। काव्य सौंदर्य हम देखें, कवि का इन पंक्तियों में आशावादी दृष्टिकोण है। उनको आशा है कि जो शोषित वर्ग हैं, जो दबे हुए हैं, निश्चित रूप से ऐसे लेख से जागृत होंगे। शैली लाक्षणिक है, लक्षण। दूसरा, शैली लाक्षणिक, पत्थर पिघलना, शायर की जुबान सिलना आदि का अनूठा प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मैं और तू शैली भी आकर्षक है। पत्थर पिघल, यहाँ प की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार ये हमने आज गज़ल पढ़ी है। आपने सही ढंग से सुनी। यदि कुछ समझ न आए तो एक बार और ज़रूर देखें। और निश्चित रूप से हमें ये समझना है कि वास्तव में विरुद्ध, ऐसे जहाँ पर सच्चाई का या विरोध या संघर्ष करने की बात है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।